नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। जब आप हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करते हैं, पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान माना जाएगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। उसके पहले 5 राज्यों के अंदर वोटिंग पड़ जाएगी, यानी चुनाव एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। अब हर राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या कुछ और पार्टियां, उनका भविष्य क्या होने वाला उस राज्य के अंदर, अगले 5 साल के लिए किसको सरकार बनाने का मौका मिलने वाला है, इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ओपिनियन पोल्स। और लोकतंत्र के अंदर ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल के जरिए एक तरीके से नापने की कोशिश होती है कि लोगों का मूड क्या है, कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए, कौन पीछे, कौन बहुमत का आंकड़ा छूने जा रही, कौन बहुमत का आंकड़े से पीछे जा रही। तो उसी संदर्भ में सी वोटर ने एबीपी न्यूज के साथ मिलकर 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का तापमान जानने की कोशिश की है। हम आज सिर्फ 3 राज्यों के ऊपर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सी वोटर के जाने माने सफोलॉजिस्ट और सी वोटर के एक तरीके से सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख हमारे साथ है। उनसे करेंगे बातचीत, उनसे करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने अपने सर्वे में देखा है उसके पीछे का कारण क्या है, वो कौन सी डिफाइनिंग मूवमेंट है जिसके आधार पर उनको लगता है किसी एक राज्य विशेष में एक पार्टी, हो सकता है वो बीजेपी हो या कांग्रेस, वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो आंकड़े बता देते हैं जिन आंकड़ों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के बारे में अगर हम देख लेते हैं, माफ करेगा, मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को एबीपी सी वोटर के सर्वे ने बीजेपी को 104 से 116 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 113 से 125 सीटें दी हैं, अन्य के खाते में 0 से 4, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी थोड़ी सी पीछे, पिछले बार की तरफ भी बीजेपी को 110 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 119 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। यह आंकड़ा बदल भी सकता है, अगर क्लोज फाइट होती है तो कितनी सीटें कब कितनी को मिलेंगी कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राजस्थान के अंदर बीजेपी को देखें तो क्लियर कट बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है। 127 से 137 सीटें, 132 मीन है यानी औसत। कांग्रेस को 59 से 69 सीटें, 64 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है, अन्य के खाते में 2 से 6 यानी 4 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है। छत्तीसगढ़ में एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने कितने आंकड़ा दिया है। कांग्रेस को सरकार बनती दिख रही है, 45 से 51 सीटें, बीजेपी को 39 से 45 सीटें, यानी बीजेपी को तकरीबन 42, कांग्रेस को तकरीबन 48 सीट, अन्य के खाते में 1। ये सी वोटर का जो सर्वे है वो कई मायने में दूसरे सर्वे से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे जो सर्वे वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा और शायद वहां उतनी तगड़ी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन सी वोटर का सर्वे दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है इसमें वो है राजस्थान के अंदर अगर सी वोटर का ये सर्वे जो कहानी कहता है अगर ऐसा ही जमीन पर दिखाई पड़ा तो इसका मतलब यह कि किसी तरीके का कोई कंटेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। कांग्रेस आप बड़ी हार की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है और बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई। हालांकि कुछ दिनों पहले कुछ दूसरे सर्वे थे, उन्होंने कहा था राजस्थान के अंदर बीजेपी को एज है, लेकिन फासला इतना ज्यादा नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे हम यशवंत देशमुख से। यशवंत, ये जो राजस्थान के आंकड़े हैं ये कई मायनों में दिलचस्प है और आप के बारे में हम जानते हैं कि ऑलवेज पुट योर नेक आउट। ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, इन आंकड़ों का आधार आपको जमीन पर दिखाई पड़ रहा है कि वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का फेस नहीं पेश करने के बावजूद भी बीजेपी कंफर्टेबली जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। आशुतोष, जो ट्रैकर होता है हमारा वो हम लोग साल भर हर दिन करते हैं और पिछले 4.5 साल से खासतौर पे आप मान के चलिए कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उनकी अंदरूनी फूट एक तरह से बाहर आई, तब से कांग्रेस का जो ग्राफ वहां पे गिरा है वो अभी तक एक तरह से उसी पैटर्न पे कांस्टेंट है। उसमें कोई अपस्विंग आ गया हो, कुछ आ गया हो, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से
देखिए दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कुछ स्नैप पोस्ट होते हैं त्वरित, कि हमने आज किया, तुरंत एक किसी मुद्दे के ऊपर हमने निकाला कि उसका क्या हिसाब किताब है। दूसरा होता है उस तरीके का जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं, कि जैसे बीपी मशीन से या ब्लड शुगर मशीन से रोज चेक किया जाता है कि हमारा आज शुगर लेवल कितना है कितना नहीं है, उसमें लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो राजस्थान के केस में जो हमारा आज का डिपस्टिक है जो है, वो लॉन्ग टर्म वाले से मैच कर रहा है। उसमें कोई वेरिएशन हमें नहीं दिख रहा है उस तरीके का। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी तक फिलहाल जो अंतिम 6 महीने में, कुछ महीने में कांग्रेस के अंदर जिसे भाईचारा दोबारा बनाने की जो बात हो रही है दोनों कैंप्स में, उन कैंप्स के साथ में आने के बाद में भी कोई बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन उनके उसमें आ गया हो, ऐसा हमको अभी आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में हमारे ट्रैकर में आज से नहीं, बहुत पहले से कांग्रेस की स्थिति खराब दिख रही थी और फिलहाल उसमें कोई बदलाव होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक साधारण सी चीज जो वहां सोचने की है, 2-3 आशुतोष, एक चुनाव विश्लेषक और पत्रकार की हैसियत से, वो ये कि आप अगर राजस्थान को देखें तो पिछले कई सालों में, कई चुनावों में उनके यहाँ पे एक हेल्दी ये लगातार इसके सत्ता में परिवर्तन की भी एक पेंडुलम इधर और उधर की दोनों साइड में हमेशा एक रहा है। तो एक नेचुरल और रूटीन एंटी इनकम्बेंसी का बैठना, ये सामान्य चीज है। ये वहां की राजनीति में पहली बात तो कोई नई चीज नहीं है। कुल जमा जो दुविधा हम लोगों के मन में थी वो ये कि बिना कोई बड़े चेहरे को या वसुंधरा राजे को आगे किए हुए क्या उनके बगैर बीजेपी इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ ले पाएगी या नहीं, ये एक दुविधा एक पत्रकार के नाते हम है। एक पत्रकार के नाते हमने उन आंकड़ों को चेक किया है कि बिना नाम लिए भी वसुंधरा राजे भाजपा नेताओं में सबसे बड़ी चॉइस बनी हुई है, यानी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनका अल्टरनेटिव नहीं खड़ा कर पाया राजस्थान में, ये बात सच है। लेकिन वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किए जाने से क्या भाजपा के वोटर कांग्रेस को वोट दे देंगे? ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अंततोगत्वा हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, जिस चुनाव को बीजेपी ने जीता, उस समय पर भी भाजपा ने उसको अपने संगठन और सत्ता विरोधी लहर के ऊपर ही जीता था, यानी बिना चेहरा दिए जीता था। चेहरा होने से उनको पॉजिटिव एक उसका फायदा मिला था। एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि कैप्टन का देना बेहतर रहता है, अच्छे या बुरे जिस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि वहां पर जो सत्ता में परिवर्तन का मूड जिसे कहते हैं वो ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए घाटे का सौदा इसमें केवल यही हो सकता है कि अगर वसुंधरा राजे पूरी तरह बगावती तेवर पे आ गई और उस बगावती तेवर के चक्कर में बड़े सारे अगर रेबल कैंडिडेट उन्होंने खड़े करवा दिए या कुछ इस तरीके का कुछ होता है तो बात दूसरी है। अदरवाइज राजस्थान की जो स्थिति कांग्रेस की है ये खराब आज से नहीं है, पिछले 4.5 सालों से खराब चल रही है। इसमें इस तरीके के आंकड़ों को आने में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरा केवल ये इसमें एक मतलब है। ये गवर्नेंस का इश्यू है या ये पेंडुलम स्टेट है राजस्थान, इस वजह से ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से का ये कहना ये है कि अशोक गहलोत की को लेके कोई लोगों के अंदर कोई चिढ़ दिखाई नहीं पड़ रही है, अशोक गहलोत को लेके लोगों के अंदर कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां जो लोकल एमएलएज हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, लोग अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा ये कारण है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने एमएलएज को बड़ी संख्या में अगर बदल देती है तो क्या पेंडुलम बदल भी सकता है? देखिए ये तो हमारे आंकड़ों में भी आ रहा है, अशोक गहलोत नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की चॉइस के रूप में उभरे हैं। कोई उनके व्यक्तिगत उनके कामकाज से कोई बहुत जनता नाराज है ऐसा तो नहीं दिख रहा है। मतलब वो साफ दिखाई देता है, मसलन कुछ राज्यों में पता लगता है कि भाई हाँ इनके काम से व्यक्तिगत रूप से लोग नाराज हैं। तेलंगाना में दिख रहा है हमको कि लोग मुख्यमंत्री से भी नाराज हैं, ये भी हमें दिख रहा है। तो वो चीज तो नहीं दिख रही है। तो गहलोत नंबर 1 बने हुए हैं, वसुंधरा राजे को बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, इस कारण से कोई उनके आसपास कोई दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है ऐसा है नहीं। तो ये एक प्रश्न उठता है, लेकिन क्या गहलोत अपनी अकेले की पॉपुलैरिटी से
सारे अनपॉपुलर एमएलएस को भी कैरी ओवर कर ले जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को भी कैरी ओवर कर ले जाएंगे, जो घर की सिर फुटअव्वल है उसको भी। तो इतने भी पॉपुलर नहीं, मतलब एक समझ रहे हैं, वो पॉपुलर है लेकिन इतने भी पॉपुलर नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी कोई 70-80%, 60% ऐसी आ रही हो जिसमें तमाम बाकी मुद्दों के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी ओवरराइड करके ले जाएगी। इसमें मुझे संदेह है। इतने पॉपुलर वो नहीं, पॉपुलर हैं, जितने लोग आसपास हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कांग्रेस को जो नेता है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। भाजपा के नेता जो प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्टेड नहीं भी है उनसे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत ने खासतौर पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की है, जो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बातचीत की है, जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है, मोबाइल फोन मुफ्त में देने की बात की है, क्या उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि कई लोग ये तारीफ करें कि इसकी वजह से उनके पक्ष में कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा था चुनाव के ठीक पहले, अनाउंसमेंट के पहले। मेरे ख्याल से उसका असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि चुनाव में अभी भी वो बने रहेंगे। बने रहने से मतलब ये है उनके लिए रास्ता अभी भी खुला है कि यहाँ से वो लड़ाई को 100 की लड़ाई के ऊपर खींच के ले जाएं वापस, ये रास्ता उनके लिए खुला है। अन्यथा जिस तरह की क्रशिंग डिफीट उनको मिल सकती है, अगर वो ये सब भी ना करें तो हो सकता है बीजेपी 150 और कांग्रेस 50 पे सिमटे, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति और उधर ऊपर की तरफ 70 तक टच कर रही है, उसका कारण यह है कि उन्होंने बहुत सारे डैमेज कंट्रोल के काम किए हैं। अब इस डैमेज कंट्रोल के काम में वो बड़ी तादाद में अपने यहाँ के टिकट काट ले जाएं। पहली बात तो ये कि टिकट काट पाते हैं या नहीं काट पाते, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, कैंपेन कैसा होता है इस पे निर्भर करता है। तीसरा, जो उनके एडवांटेज में बात जा सकती है कि बीजेपी के घर के अंदर जो सिर फुटअव्वल होने की भरी पूरी संभावना है, अगर वो संभावना सही हो गई तो गहलोत साहब रेस में वापस। एक चीज मुझे लगता है थोड़ा सा मैं आपको लेकर अनफेयर हूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल अपने दर्शकों के सामने मुझे रखना भी चाहिए और आपसे भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले दिनों हमने टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च का सर्वे राजस्थान को लेकर हमने किया था। उसमें एक चीज जो बड़ी दिलचस्प दिखाई पड़ी थी कि वो ये कि जुलाई महीने में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 43 सीटों का फर्क था और बीजेपी आराम से चुनाव जीत रही थी। लेकिन जब उन्होंने सितंबर के महीने में सर्वे किया और उसके जो नतीजे दिए, उससे एक चीज स्पष्ट हुई कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में से 4 सीटों का फर्क रह गया। ये जो है, इसको आप किस नजर से देखेंगे या आप पर आपकी इस पर टिप्पणी क्या होगी? आशुतोष, मेरा उन पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि किस दिन किस सर्वे करने वाले ने कैसे सैंपलिंग की है, उनको उस दिन विशेष में क्या उनको आंकड़े मिले। देखिए, सर्वे में किस दिन आपने सर्वे किया उस दिन क्या आंकड़े आए। जैसे आज मेरा और आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल नापा जाए, इस समय हमारी आज की हालत क्या है वो आज बताएगा, लेकिन कल क्या आएगा और परसों क्या आएगा ये बताना मुश्किल है, या कल परसों में। इसीलिए हम कहते हैं कि सैंपलिंग बड़ी हो और केवल एक दिन हो, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि रोज हो, चाहे थोड़ी थोड़ी हो। तो हम जो ट्रैकर के ऊपर बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं कि चुनाव हो चाहे ना हो, हमारी पूरी ताकत 365 दिन लगी रहती है, वो रोज का मिजाज नापने में लगी रहती है। तो हो सकता है कि जिस दिन उन्होंने सर्वेक्षण किया हो उस दिन को उस तरीके के आंकड़े आए हों, और चीजें होती हैं, कोई बड़ी घटना हो जाती है। तो जो बड़ी घटना का एकाएक आप उसी दिन पूछेंगे तो मन पे असर होता है लोगों के, अच्छा या बुरा किसी भी तरीके का। तो लेकिन वोट डालने में एक्चुअली में जो निर्णय होता है आशुतोष, किसी भी व्यक्ति का, मेरा आपका, दर्शकों में से किसी भी व्यक्ति का वोट डालने का निर्णय कभी भी केवल एक कारण से उसी दिन के ऊपर नहीं होता, उसके क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है। मतलब कई सारी चीजों को लेकर के लोग मन बनाते हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज ना हो जाए जिसपे हम लोगों की सोचने की और निर्णय लेने की सारी चीजों, तमाम चीजों की चूल्हे हिल जाए, कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए, तब तक सामान्यतः लॉन्ग टर्म लोगों का इम्पैक्ट या मन वैसे बना होता है। कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ा कांग्रेस के पक्ष में या स्टैटिक है? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में इंप्रूवमेंट मुझे केवल एक चीज का दिख रहा है कि जब से सचिन पायलट और इनकी गहलोत साहब की आपस की दरार कम हुई है, तब से मुझे गहलोत साहब के नंबर बढ़े हुए दिख रहे हैं। यानी जो पहले दो फाड़ में
गहलोत साहब 30% के आसपास रेंज करते थे, सचिन पायलट जो है 15 से 20% के बीच में रेंज करते थे। अब पायलट साहब के नंबर एकदम से नीचे हुए हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो दो फाड़ के बजाय वो एक हमारा लेता है, चलो उसके नीचे रहना है। दूसरा, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं आशुतोष, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि ये लंबी पारी है, गहलोत साहब के बाद में पायलट को मौका मिलेगा, तो इसलिए भी वो इन चुनाव में चाहते हैं कि वो वापस लगे, गहलोत जीते, ताकि सचिन पायलट को आगे सौंप के जा सकें। तो एक बहुत बड़ा अंतर तो ये आया है कि उनकी आपस की लड़ाई के पटने से गहलोत साहब के नंबर निश्चित तौर पे बढ़े हैं। इससे कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, लेकिन जैसा होता है कि आपने कोई चीज बहुत ज्यादा अगर बिगाड़ दी है तो उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। वो टाइमिंग जो चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स का हो, चाहे घर के अंदर की लड़ाई को कम करने का हो, जो एक विश्लेषक की हैसियत से समझने और सोचने की चीज है। जैसे दर्शकों को अगर मैं एक सवाल पूछूं कि पिछले 5 साल में आपने राजस्थान से जितनी भी खबरें पढ़ी, हेडलाइंस पढ़ी, उनमें क्या आपको राजस्थान की पॉलिटिक्स की कोई पॉजिटिव हेडलाइन मिली आज तक? जितनी हेडलाइंस बनी आशुतोष, एक संपादक के नाते या पाठक के नाते किसी भी तरीके से आप देखिए, तो हेडलाइंस का अगर पूरी एक पूरी फाइल बनाइए तो 99% हेडलाइंस जो राजस्थान की राजनीति की बनी वो दरअसल नेगेटिव ही बनी। तो इतनी नेगेटिविटी को आप अंत में एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे और अभी लड़ाई में बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, और रास्ता अभी खुला है। देखिए एक बात समझिए, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अभी तो हम बात कर रहे हैं, कैंपेन अभी शुरू भी नहीं हुआ, टिकट अभी बटे भी नहीं। तो जितनी सिरदर्द 4.5 साल में कांग्रेस ने बर्दाश्त किया है घसर फुटअव्वल का, कंसंट्रेटेड सिरदर्द बीजेपी को बर्दाश्त करना होगा अब घर के सिर फुटअव्वल का, ये भी हमें देखना होगा। बिल्कुल। यशवंत, अब मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो इस बात स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि तगड़ी टक्कर है और कांग्रेस को एज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आशुतोष जो आंकड़े हमको दिखा रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये दिखा रहे हैं कि वहां पर लड़ाई तो वैसे बाइपोलर थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करीबन 20% वोट तीनों ही राज्यों में अन्य के खाते में जाते हैं। अन्य में बीएसपी भी है, लोकल पार्टियां भी हैं, बाकी चीजें भी है। लेकिन इस बार इन तीनों ही राज्यों में अन्य सिकुड़ रहा है अभी तक के आंकड़ों में। अन्य के सिकुड़ने से क्या हो रहा है, मुकाबला और भी ज्यादा बाइपोलर हो रहा है। तो बाइपोलैरिटी में क्या है कि जो सत्ता की लड़ाई में एंटी इनकम्बेंसी झेल रहा है, कई बार अगर उसके वोट आपको बढ़ते हुए दिखते हैं तो आपको थोड़ा असमंजस होता है कि यार ऐसी कौन सी एंटी इनकम्बेंसी है जिसमें जो पावर में उसके वोट बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में विरोधाभासी लगता है देखने में, लेकिन दोनों चीजें साथ में भी हो सकती है, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मुझे मध्य प्रदेश में सत्ता विरोध से ज्यादा फैटीग लग रहा है। फैटीग यहां पर लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री से फैटीग हो गया, नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं, सत्ता से फैटीग भी होता है, सिटिंग एमएलए से भी फैटीग होता है, सिटिंग एमपी से भी फैटीग होता है। जब मल्टीपल टाइम लोग जीत रहे होते हैं तो एक ओवरऑल फैटीग का भी सिनेरियो बनता है। तो मुझे समझो ये लगता है कि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में भाजपा के वोटर स्विच हो रहे हैं कांग्रेस को, ये नहीं लग रहा है, लेकिन एक उदासीनता सी मुझे दिख रही है। उदासीनता फैटीग के कारण आ रही है, तमाम बाकी चीजों के कारण भी आ रही है, और ये उदासीनता अगर टर्नआउट ड्रॉप हो गया तो वो बीजेपी के लिए घातक होगी। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टर्नआउट पे आप मध्य प्रदेश के ध्यान रखें। और मध्य प्रदेश में लड़ाई दरअसल कमलनाथ एज एन इंडिविजुअल वर्सेस बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की है, और कमलनाथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सधा हुआ खेल रहे हैं। इसलिए वो उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, उस गुट का जाना दरअसल एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया कि उनको उस तरीके की सिर्फ फुटअव्वल घर में नहीं देखनी पड़ रही है, जबकि बीजेपी के लिए वो समस्या हो गई। क्योंकि अगर आप रीजन वाइज आंकड़ों को देखेंगे तो बीजेपी के लिए सबसे खराब खबर आ रही है चंबल क्षेत्र में और बघेलखंड में, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सारे लोग बीजेपी में आए हैं। उससे बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है स्थानीय लेवल पे, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप बराबरी की सत्ता संघर्ष में है, वो अगर आपके साथ में है तो व्यक्तिगत वर्चस्व की भी लड़ाई का मसला हो जाता है। तो ये चीज जो है ये बीजेपी को नुकसान दे रही है। दूसरी चीज,
कहना बहुत आसान है, शिवराज सिंह चौहान के सर पे मत्थे पे डाल देना कि ये उनसे लोग नाराज हो गए हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। क्योंकि जैसे आपने राजस्थान के केस में बोला, गहलोत स्वयं पॉपुलर हैं, भले ही पार्टी की स्थिति और एमएलएस की स्थिति खराब हो रही है, वही बात शिवराज सिंह चौहान पे भी लागू होती है। शिवराज सिंह चौहान कोई व्यक्तिगत रूप से अनपॉपुलर नहीं है, ये गलत एनालिसिस होगी और ये गलत नैरेटिव होगा अगर मैं उस बात को आंकड़ों के लिहाज से बोलूं। शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से पॉपुलर है, लेकिन सरकार के साथ में एक फैटीग का मसला है, उदासीनता का मसला है, जिसको वो दो चार नहीं कर पा रहे। केंद्र से जो तमाम आधा दर्जन लोग आशुतोष भेजे गए हैं लड़ाने के लिए, उससे बीजेपी को फिलहाल कोई लाभ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है आंकड़ों। आने वाले समय में अगर कुछ हो अलग अलग क्षेत्रों में तो समझ में आएगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्योंकि जहां पे बीजेपी ट्रैकर में पीछे चल रही थी वहां अभी भी पीछे चल रही है, जहां आगे चल रही थी महीनों से वहां अभी भी आगे चल रही है। तो कुछ किसी जगह पे तो ऊपर नीचे हो ना, तो हम माने कि हाँ भाई आशुतोष जी के जाने का नुकसान या फायदा हुआ, यशवंत जी के पहुंचने का नुकसान या फायदा हुआ। जब कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में उठापटक ना हो रही हो, तो फिर उसमें इस तरीके के आकलन या इस तरीके का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश करना ये बीजेपी के लिए नेगेटिव फैक्टर है या ये बीजेपी को हेल्प कर रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर उन्हें शिवराज सिंह चौहान को फेज आउट करना था, नए नेतृत्व को लाना था, तो पहले ही कर देना चाहिए था। चुनाव के अंत समय में असमंजस क्रिएट करने का मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक लाभ, देखिए अगर तो अमित शाह जी की इनकी इस स्ट्रेटेजी से बीजेपी वास्तव में जीत जाती है, तो कल के दिन हम और आप यही बैठ के एनालाइज करेंगे कि मास्टर स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। और अगर फेल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हो जाएगा। तो ये आकलन तो अपनी जगह पे हम लोगों के लिए सबसे आसान है। कोई अगर दांव खेल रहा है तो दांव कैसा पड़ेगा तो रिजल्ट आने पता लगेगा, लेकिन जो लिमिटेड समझ जो आंकड़ों से आती है हमको देख के, उससे फिलहाल उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं पड़ रहा। आइए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी ने हैज गिवन अप। हालांकि मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है कह रहा है कि मजबूती के साथ बीजेपी लड़ रही है। 42 सीटें उसको मिल सकती है, कांग्रेस को 48 सीटें मिल सकती हैं और एक अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में वहां पे कांग्रेस की सरकार है, पिछले 5 साल की सरकार है और वो पेंडुलम स्टेट भी नहीं है। पिछली बार जब वहां रमन सिंह की सरकार थी तो 15 साल लगातार वहां के मुख्यमंत्री रहे और एक नया राज्य था। भूपेश बघेल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए भूपेश बघेल पहली बात तो बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल इस सर्वे की बात नहीं है। अगर आप हमारे इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन वाले सर्वे को देखें, जिसमें हम साल भर के आंकड़े इकट्ठा करके हम मुख्यमंत्री कौन कौन अपने राज्यों में पसंद में है, तो भूपेश बघेल इस बार नंबर 2 पे लगे थे, नवीन पटनायक के ठीक नीचे। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। मतलब ये इस तरीके के आंकड़े अपने गवाही देते हैं कि आप कितने पॉपुलर हैं या आपके उतने दुश्मन नहीं है। 2 तरीके के आंकड़े होते हैं ना आशुतोष, की हम बोले कि आशुतोष जी को आप कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, और आप उसको जब पसंदगी में से नापसंदगी हटाते हैं तो नेट आपकी रेटिंग आती है। जब नेट रेटिंग में आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नीचे चले जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें 50-55% लोग पसंद करते हैं तो 45% घरघोर नापसंद भी करते हैं। यानी वो नेगेटिविटी भी उतनी ही कैरी करते हैं जितनी अपने लिए पॉजिटिविटी कैरी करते हैं। ऐसे में नेट रेटिंग कम हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है भूपेश बघेल का सबसे बड़ा जो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो ठीक डॉक्टर रमन सिंह की तरह से ही, पहले वाले मुख्यमंत्री की तरह से ही वो नेगेटिविटी कैरी नहीं कर रहे। ये शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक सबब है या जो भी कहें, लेकिन अजीत जोगी एक जमाने में भयानक नेगेटिविटी कैरी करते थे, उनकी पॉजिटिविटी से ज्यादा उनकी नेगेटिविटी। तो बघेल साहब को दरअसल अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी से अपनी पार्टी की नैया पार लगा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 आशुतोष, पिछले चुनाव में कांग्रेस को कुछ डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ सीट्स मिली। जितनी एक तरफा मुकाबला छत्तीसगढ़ का हो गया था, इतना तो कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कितना एक तरफा हो जाएगा। मतलब सच बताएं तो एक पोस्टर के नाते हम लोग ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी भले ही की हो, लेकिन ऐसी स्वीप हो जाएगी इसकी भविष्यवाणी किसी ने भी नहीं की। और उसका एक नुकसान उनको ये उठाना पड़ रहा है कि जब बड़ी तादाद में एमएलए आपके लहर में जीत के आ गए
तो उसमें उतनी ही बड़ी तादाद में काम न करने वाले एमएलए की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब ये टिकट कट पाएंगे कि नहीं कट पाएंगे, कितने काटे जाते हैं, ये देखना होगा। तो समस्या न तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, मुख्यमंत्री से तो नाराजगी बिल्कुल नहीं। रही सही बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह को प्रोजेक्ट न करके उनका काम आसान कर दिया। दरअसल शायद बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ को लेट गो कर दिया था। हाल फिलहाल में उनको समझ में आया कि नहीं, मौका बन सकता है, इसलिए उन्होंने कल ही डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दिया। कल ही की खबर है। तो डॉक्टर रमन सिंह को टिकट देने के बाद में अब जब उनका नाम आ जाएगा आगे रेस में, तो ये बीजेपी का मोमेंटम और कैच करेगा। लेकिन न वहां के मुख्यमंत्री से नाराजगी है, न सरकार से नाराजगी है, नाराजगी केवल और केवल सिटिंग एमएलए से है, और बहुत ज्यादा है। तो वो हिस्से को अगर कांग्रेस मैनेज कर लेगी टिकट काट के या उस तरह से, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बना ले जाएगी। अन्यथा छत्तीसगढ़ का मुकाबला थोड़ा सा क्लोज होने की आशंका है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर कर रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है और सहजता से आगे। अब एक सवाल यहाँ पे है, तीनों राज्यों के अंदर बीजेपी किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को पेश नहीं कर रही है। क्या ये जनता के बीच में इसका कोई रिफ्लेक्शन आपके सर्वे में दिखाई पड़ा कि लोग चाहते हैं किसी के मुख्यमंत्री को पेश किया जाए, या ऐसे ही चले? हमने इस पे एक सवाल अलग से पूछा भी था, बीच में एक स्नैप पोल किया था, तब ये सवाल पूछा भी था कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहिए। तो भाजपा के भी बहुतायत में मतदाता ये कह रहे थे कि वो चेहरा देना प्रेफर करें। तो मुझे और मजे की बात ये आशुतोष की ये भाजपा की ही स्थापित पॉलिटिकल लाइन है। कैप्टन दे करके चेहरा दे के चुनाव लड़ना, ये दरअसल पॉलिटिकल टूल की तरह से बीजेपी ने ही इसको फाइन ट्यून किया था, बीजेपी ने ही इसको आगे बढ़ाया था। तो आज जब वो अपनी लाइन के उलट प्ले कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब उनके मतदाताओं को भी लग रहा है, और वो दिखाई देता है आंकड़ों में। अब ये दांव सही होगा या गलत होगा, अगेन वही बात है कि दांव खेला है। अब इसको हम देखेंगे कि रिजल्ट्स में किस तरीके से आता है। लेकिन कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि उनको चेहरा, और जो भी पॉपुलर चेहरा है उसको आगे करना चाहिए, और जिस चेहरे को भी आगे करें उसके पीछे पूरी ताकत लगानी चाहिए। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है। अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके के नतीजे आएंगे रिजल्ट्स में पता लगेगा। एक और सवाल वो ये कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष का कोई मजबूत क्षेत्रीय नेता मुख्यमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर होता है, वहां बीजेपी को बहुत दिक्कत पैदा होती है। इस मामले में दिल्ली का एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल और बंगाल में ममता बनर्जी, ये तो बड़े बड़े प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। जहां पे कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री के चेहरे को या मुख्यमंत्री को मजबूती से पेश नहीं कर पाई, वहां वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी भी है। कर्नाटक के अंदर दो बड़े चेहरे थे और वहां मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जीती भी। क्या आज की तारीख में अगर हम देते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत बहुत प्रमुख फेस है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में प्रमुख फेस है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में प्रमुख फेस है। क्या ये कांग्रेस के लिए एडवांटेजियस पोजीशन है, और क्या ये बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल एडवांटेज है कांग्रेस को इस चीज का। देखिए, सिद्धारमैया जी को कांग्रेस ने सीएम फेस डिक्लेयर किया जानबूझ के। डीके शिव कुमार बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने देखा था कि पब्लिक बीच में डीके शिव कुमार के नंबर नहीं आ रहे थे, सिद्धारमैया के नंबर आ रहे थे, उन्होंने फेस किया और देखिए डिसाइसिव विक्ट्री मिली। 2018 में आप याद कीजिए, सचिन पायलट चेहरा थे कांग्रेस के, और बड़े परिवर्तन का जो एक मिला उसमें गहलोत साहब की पॉपुलैरिटी लगी होगी, लेकिन दरअसल कैंपेन में फ्रंट जो था वो सचिन पायलट का था, और एक फ्रेशनेस है और चेंज है, उसका एक उनको फायदा हुआ था। कमलनाथ जी का चेहरा केवल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकलने के बाद तो और भी ज्यादा उसका फायदा है। बघेल साहब पॉपुलर है ही, तो निश्चित तौर पे चेहरा प्रोजेक्ट करने का फायदा मिला है कांग्रेस को। दूसरी चीज, चेहरा न प्रोजेक्ट करके हाल फिलहाल में केवल एक ही चुनाव उन्होंने सफलता से जीता है, वो है हिमाचल का। लेकिन वहां पर भी उन्होंने देखिए 3 बड़े चेहरों को अपने अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए कहा था कि आप में से जो ज्यादा जीत के लेके आएगा मुख्यमंत्री हम उसको बनाएंगे। तो वो भी एक ओपन स्ट्रेटेजी थी जहां 3 चेहरे उन्होंने दिए, क्योंकि उनके पास में उस समय बड़ा चेहरा उस तरीके का, राजा साहब की डेथ के बाद में कोई चेहरा था भी नहीं। मतलब एक बड़े नेतृत्व के वैक्यूम होने के बाद में ये उम्मीद करना कि रातों रात वो बड़ा चेहरा ढूंढ लाएंगे, ये गलत होता। लेकिन निश्चित तौर पर उनको एक चेहरा देने का लाभ इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, और चेहरा न देने का फिलहाल नुकसान भी बीजेपी को जो हो रहा है वो भी इन आंकड़ों में।
इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई पड़ा, जो ओवर आर्चिंग थीम है इन तीनों राज्यों की? ओवरआर्चिंग थीम जो है वो तो बड़ी विचित्र सी है आशुतोष, क्योंकि आगे मुद्दे और चुनावी मुद्दे ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, हम देख चुके हैं। बेरोजगारी लगातार बड़ा मुद्दा है, हर जगह पे है, छत्तीसगढ़ में भी है। एक बात बताएं, जबकि वहां पे बेरोजगारी की ऑफिशियल दर पूरे भारत में सबसे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बेरोजगारी मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना, इससे कोई वो नहीं। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पहले लोकल करप्शन ये बहुत बड़ा मुद्दा अक्सर बन जाता था। समहाउ इस बार ये पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, कर्नाटक के चुनाव में लोकल करप्शन मुद्दा बना, लेकिन बाकी चुनाव में उस तरीके से मुद्दा बड़ा बन नहीं रहा है। तो या तो उसका कारण यह है कि पॉलिटिकल करप्शन का स्वरूप बदल गया है, कि वो लोकल के बजाय ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है हर जगह पे, शायद ये कारण हो सकता है। पॉलिटिकल फंडिंग जैसे सेंट्रलाइज्ड हुई है, तो जनता को शायद आमना सामना उस तरीके से नहीं हो रहा, या एक करप्शन को लेकर के जनता के बीच में एक एक क्या कह सकते हैं कि मिनिमम क्या लघुत्तम समापवर्तक की तरह से एक मिनिमम क्राइटेरिया बन गया है कि इतने करप्शन को करप्शन नहीं माना जाएगा। मतलब एक विचित्र स्थिति वो भी आ जाती है। समहाउ करप्शन ये किसी भी राज्य में ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में हुआ था जी, कर्नाटक के इश्यू मुद्दे और भी थे, लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। हालांकि मैंने शुरू में अपने दर्शकों से कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अब मैं तेलंगाना पे बात करने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप उसकी भी दे दें। तेलंगाना के बारे में क्या आंकड़ा है, इसको दर्शक बता देते। बीआरएस को 43 से 55, कांग्रेस को 48 से 60, बीजेपी को 5 से 11, अन्य के खाते में। ये जो है, ये आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? जहां तो लोगों ने कहा था कि तेलंगाना से कांग्रेस को तो राइट ऑफ कर दिया गया था, अचानक वो सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है। वन सिंगल फैक्टर जो बीआरएस के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, या आपको लग रहा है जो कांग्रेस में उभार का कारण बन रहा? मेरे ख्याल से बीआरएस के साथ में वही समस्या हो रही है जो बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में हो रही है, फटीग की समस्या हो रही है, और वो दिक्कत उनको झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के बाद में एकदम से उसका ग्राफ तेलंगाना में बढ़ा है। एडजॉइनिंग राज्य है, उसका असर तो पड़ा ही है, विनेबिलिटी का वो रहा है, स्कोप रहा है। समस्या वहां पे ये आ रही है कि कांग्रेस 2 चीजों के साथ में दिक्कतों में आने वाली है, आ रही है ऑलरेडी। एक तो ये कि उनका इतने सालों में सत्ता से बाहर रह करके और लड़ाई से रह रह के उनकी मशीनरी जो है ना जंग खा गई जैसे लगता है, तो वो मशीन को अपनी किक स्टार्ट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक दिक्कत उनकी ये है। दूसरी दिक्कत जो उनके साथ में होने की संभावना है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की लड़ाई है। बीआरएस के साथ में उनको जो अपस्टैंड या फायदा है वो ये है कि वो रिसोर्सफुल है। जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल थे, उन्होंने लड़ाई को उन्होंने किया। बीआरएस तेलंगाना में रिसोर्सफुल है, वो रिसोर्सफुलनेस के कारण वो शायद कई सारी दर्जन 2 दर्जन सीटें ऐसी होंगी जहां पे हो सकता है रिसोर्स ही अल्टीमेटली उनको जिताने में कामयाब हो जाए। लेकिन कर्नाटक तेलंगाना की जो मुख्य हेडलाइन है वो दरअसल बीजेपी का तीसरे नंबर पे पिछड़ जाना है, क्योंकि कर्नाटक के बाद में बीजेपी मान के चल रही थी कि तेलंगाना ये दक्षिण भारत में भाजपा का दूसरा राज्य होगा, और वो लंबे समय तक ट्रैकर में नंबर 2 थे। कर्नाटक चुनाव के बाद में हमने देखा कि एकदम से उनका ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ और कांग्रेस का बढ़ना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस लड़ाई में जहां पे वो 25% पॉपुलर वोट तक पहुंच गई थी और अभी हमारे सर्वे में घट के 16-15-16% पे आ गई, ये जो उनकी लड़ाई उन्होंने खोई है वो बीआरएस के लिए डाउनफॉल का सबब बन रही है। क्योंकि सत्ता विरोधी मत जब बढ़ते हुए होते हैं कांग्रेस और बीजेपी में, उसका बीआरएस को फायदा था। लेकिन अगर जनता सत्ता विरोध में कांग्रेस को एक पोल बना ले और बीजेपी के भी वोटर छिड़क के उनको जाने लगे, तो मुझे लगता है ये बीआरएस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब यहां से बीजेपी का कैंपेन कितना पिक करता है, अगर तो यहां से बीजेपी का कैंपेन पिक किया आशुतोष, अब बीजेपी 20% के ऊपर वोट ले गई, तो समझिए कि वो कांग्रेस के लिए नुकसान का सबब होगा, बीआरएस का काम आसान होगा।
ये एक बड़ा अजीब सा दांव पेच फंसा हुआ है पूरे उस लड़ाई में। लेकिन कांग्रेस को अगर विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ जाए प्रॉपरली, तो तेलंगाना में वो सत्ता में आ सकते हैं। ये उनको विश्वास हो और वो प्रॉपरली लड़ें। और अगर इस चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती है, तो सिवाय इसके कि वो कांग्रेस खुद गिफ्ट रैप करके वापस बीआरएस को सौंप रही है, वो किसी और को दोष नहीं दे सकती। बिल्कुल। सी वोटर एबीपी न्यूज का जो सर्वे है ये कह रहा है 4 में से 3 राज्य कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अगर 4 में से 3 राज्य कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, जैसा कि एग्जिट ओपिनियन पोल कह रहा है, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और लोकसभा चुनाव के लिए उनको और मदद भी मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ। 3 दिसंबर को उनको इसका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आशुतोष।